गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैट की, जीएसटी की, उनके डिफरेंस की, और इसके अलावा जीएसटी को स्मूथली रन करने के लिए जितने भी एप्लीकेशंस हैं या जो भी नेटवर्क है या फिर सॉफ्टवेयर्स हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं और उनका क्या रोल है टैक्स पेयर के लिए या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उस पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन वैट एंड जीएसटी, राइट। तो डेफिनेटली जीएसटी एक इम्प्रूव्ड वर्जन कहा जा सकता है वैट का। वैट के अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ रहा था टैक्स पेयर्स को भी एज वेल एज गवर्नमेंट को भी। तो बहुत सारी हर्डल्स को, बहुत सारी रुकावटों को दूर करके जीएसटी एक नए रूप में पेश किया गया। तो क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वैट में क्या था। वैट में दो अलग अलग सेपरेट वैट सिस्टम्स जो ऑपरेट किए जाते थे, जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स और स्टेट वैट्स। तो हर स्टेट में वैट लागू होता है और सेंट्रल लेवल पर सैन वैट यानी सेंट्रल लेवल पर जो वैट अप्लाई किया जाता था। तो इंटर स्टेट जो सेल होती थी तो उसके लिए सैन वैट और स्टेट्स की बाउंड्री के अंदर सेल के लिए वैट का इस्तेमाल होता था। और इनपुट टैक्स क्रेडिट की जहाँ तक बात करें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हर जगह अवेलेबल नहीं था, हर सप्लाई चेन में हर स्टॉपेज पे अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से टैक्स ऑन टैक्स का भी सीन रहता था, यानी कैस्केडिंग इफेक्ट भी रहता था। ठीक है, तो ये तो था वैट का जो स्ट्रक्चर। सर्विसेज की हम बात करें, ये तो हम गुड्स की बात कर रहे थे अभी। सर्विसेज के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इम्पोज किए जाते हैं थे वैट सर्विस टैक्स वगैरह, तो उसके लिए एक अलग से लॉ बनाया गया था। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट जीएसटी की, इसके संदर्भ में कि जीएसटी में जो है ड्यूअल टैक्स है, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। और ये दोनों टैक्स कब लगाए जाते हैं, जब स्टेट की बाउंड्री के अंदर सेल होता है और कंजम्पशन लेवल पे लगाए जाते हैं, यानी कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन है ये। और जो आईजीएसटी है, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो ये जब इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उस पर लगाया जाएगा। तो एक तरह से ड्यूअल जीएसटी वाला प्रोविज़न है। और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो भी जीएसटी की कैटेगरी के बाहर है, जैसे पेट्रोलियम और अल्कोहल वगैरह। जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, और एक कॉमन लेजिस्लेशन है, कॉमन लॉ है जो दोनों पर लागू होता है। तो वैट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स नहीं था। डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट सर्विसेज के लिए बनाए गए, जैसे सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स, लग्जरीज के लिए लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह वगैरह। इम्पोर्ट्स पे जैसे वैट, स्टेट वैट लागू नहीं होता था। और यहाँ हम बात करें तो जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है और अब एक सिंगल कंट्री एंड सिंगल टैक्स वाला जो है कॉन्सेप्ट लाया गया जीएसटी के थ्रू। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्साइज ड्यूटी की। हम अब ये थोड़ा सा रेंडमली कुछ पॉइंट्स को उठाएंगे जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है। तो एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरर पे लगती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी वो प्रोडक्शन करता है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। अर्लियर वैट टैक्स की हम बात कर रहे हैं, तो टैक्सेस बाय द सेंटर अंडर सेपरेट टैक्स। डेफिनेटली एक्साइज जो टैक्स लगाया जाता था वो अलग से एक्ट के तहत लगाया जाता था। ओके, और मैं किस पे लगाया जाता था, मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया जाता था। यहाँ पर ये एक्साइज जो ड्यूटी है, एक्साइज टैक्स है, वो जीएसटी में मर्ज हो गया और सबसम हो गया, और जो है अलग तरीके से ये नहीं लगाया जाता। ओके, इवेंट क्या है इसका, मतलब हम अब इस जीएसटी में ही इस चीज़ की बात करेंगे ना, तो जो भी एक्साइज है, सर्विस है, वो सब जीएसटी में आ गया है, तो अलग से कोई एक्ट नहीं है उसके लिए। बेसिक कंजम्पशन ड्यूटी, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, जो पहले था वही अब है। टैक्स बाय द सेंट्रल, जब अर्लियर जो वैट सिस्टम था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कस्टम एक्ट के तहत ये टैक्स लगाया जाता था और इम्पोर्ट्स पर लगाया जाता था। फिलहाल इसमें कोई चेंज नहीं है, हम बेसिक कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे हैं। ओके,
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विस टैक्स। जैसे फॉर सर्विस टैक्स की हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सर्विस टैक्स फाइनेंस एक्ट के अंतर्गत लगाया जाता है। इसके लिए अलग से कोई एक्ट नहीं था, तो फाइनेंस एक्ट 1994 के अंतर्गत ही सर्विसेज पर टैक्स लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को था और सभी तरह की सर्विसेज थी, राइट। इसमें जीएसटी के अंदर ही सर्विस टैक्स मर्ज हो गया है, अलग से सर्विसेज के लिए कोई टैक्स एक्ट नहीं है, जीएसटी के तहत ही सर्विसेज पे टैक्स लगाया जाता है। फिर हम जैसे इस पॉइंट को उठाते हैं स्टेट वैट। स्टेट वैट तो यहाँ पर जो है स्टेट्स के अंतर्गत हर स्टेट का अपना वैट का सिस्टम था और स्टेट के अंदर जो सेल होती थी ये उसके लिए लागू किया जाता था। यहाँ पर जो है जीएसटी के अंदर सेल्स टैक्स शामिल कर लिया गया है, और जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो भी स्टेट की बाउंड्री के अंदर है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। फिर हम बात करेंगे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स पे। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में जैसे अगर सर्विसेज दी है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लगाने का अधिकार है। गुड्स के केस में जो है सीएसटी होगा इंटर स्टेट के लिए, और वैसे अगर इंट्रा स्टेट की हम बात करें तो वो उसमें स्टेट वैट था ही, जो कि हम पहले यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ हम बात करें किसकी, अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन तो उसके लिए आईजीएसटी है, राइट। आईजीएसटी विच इज़ टाइप ऑफ जीएसटी। तो आईजीएसटी में क्या होता है कि एसजीएसटी और सीजीएसटी। अब यहाँ पर जैसे हमने स्टेट के बाउंड्री के अंदर जो सप्लाई किया है तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी हम बात करते हैं ना। सिमिलरली जब आईजीएसटी की हम बात करते हैं तो वो एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, हम इस तरीके से उसको लेंगे। और ये बार बार आप देख रहे होंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहलिक है, तो ये एक बार आपको माइंड में रखना है कि अल्कोहल पे जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है और कुछ पर्टिकुलर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी जीएसटी की कैटेगरी के बाहर हैं, राइट। प्लेस ऑफ टैक्सेशन, तो यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर जब हम सेल किया करते थे, राइट, तो या फिर सर्विसेज जब हम देते थे, यानी प्लेस ऑफ सेल या सर्विस देना, राइट, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, उस पॉइंट पर टैक्स लग जाता था। यहाँ पर जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि फाइनल जो कंजम्पशन होता था, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, जीएसटी उस हिसाब से लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जिस स्टेट के अंदर कंजम्पशन हो रहा है तो टैक्स लेने का अधिकार भी उसी सरकार को है, उसी स्टेट गवर्नमेंट को है, ठीक है, ओके। उसके बाद आ रहा है पावर टू लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे है, जो कि सबसे पहले पॉइंट आपने पढ़ा ही है। यहाँ ऐसी कोई अलग से पावर नहीं है, ये सब हाँ, इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी टैक्सेस हैं वो सप्लाई के ऊपर लगाए जाते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, राइट। नेक्स्ट हम रैंडमली ही उठाएंगे कुछ, ताकि आप थोड़ा सा इजी वे में डिस्कस कर सकें। मैं बहुत ज़्यादा टिपिकल पॉइंट्स नहीं चूज़ कर रही हूँ। जैसे पावर टू लेवी टैक्स ऑन प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज पे सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं कई बार बता चुकी हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार था अर्लियर वैट रिजीम में, और यहाँ पर जो है जीएसटी ही है। जीएसटी में आप देखेंगे कि सर्विस टैक्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे भी लागू होता है, ओके। और इंटर स्टेट अगर सप्लाई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है, और वैसे कनकरेंट पावर हैं ही है। अगर स्टेट के अंदर है तो आप देखेंगे कि सेंट्रल और स्टेट दोनों हैं। सो पावर टू लेवी टैक्सेस ऑन इंटर स्टेट सप्लाई जो है वो सेंटर के पास ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट आ रहा है, हम बात करेंगे टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स की एक्सपोर्ट पर तो यहाँ भी एग्जेम्प्ट था या ज़ीरो रेट था। ज़ीरो रेट का मतलब होता है कि अभी फ़िलहाल टैक्स नहीं लिया जा रहा, लेकिन अगर सरकार को एडिशनल रिवेन्यू की कभी ज़रूरत पड़े तो सरकार फिर टैक्स लगा सकती है। लेकिन अगर वो एग्जेम्प्ट होगा था तो फिर उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, राइट। इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं, यानी कि एक्सपोर्ट के मामले में दोनों सेम है।
टैक्स ऑन इंटर स्टेट ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स टू ब्रांच और एजेंट। अगर आप दो डिफरेंट स्टेट्स में एक कंपनी अपनी ब्रांच को या प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है या कोई भी सप्लाई कर रहा है सर्विसेज की, तो यहाँ पर अर्लियर वैट सिस्टम में एक फॉर्म F भरा जाता था जिसके तहत एग्जम्पशन मिल जाती थी, क्योंकि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को कर रहा है, एक ऑफिस अपनी ब्रांच को कर रहा है, यहाँ पर टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, जीएसटी में टैक्सेबल रहेगा। टैक्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स टू ब्रांच, अब यहाँ पे तो था टैक्स ऑन इंटर स्टेट ट्रांसफ़र ऑफ, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। यहाँ पर हम बात करेंगे गुड्स का ट्रांसफ़र है एक ही स्टेट के अंदर, तो यहाँ पर वही बात है, एग्जेम्प्ट था, डिपेंड्स अपॉन स्टेट के जो लॉ है उसके ऊपर लागू होता था कि क्या करना है। यहाँ वो कहता है कि अगर स्टेट के अंदर आप ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना तो टैक्सेबल हो सकता है, लेकिन अगर आप एक नंबर होता है GSTIN, आइडेंटिफिकेशन नंबर है जीएसटी के लिए, जो कि टैक्स पेयर को प्रोवाइड किया जाता है, और अगर ट्रांसफरर का और ट्रांसफरी का GSTIN नंबर सेम है तो फिर टैक्सेबल नहीं होगा, और अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब आप दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे हम कैस्केडिंग इफेक्ट की बता रहे हैं, तो इसमें टैक्स क्रेडिट तो था लेकिन हर जगह नहीं था। लेकिन पहले कहने का मतलब ये कि कुछ जैसे कि वो कह रहा है कि एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स के बीच में तो टैक्स क्रेडिट आप एडजस्ट कर सकते थे। जैसे कोई प्रोडक्ट है जो एक्साइज ड्यूटी में भी आ रहा है और बाद में वो सर्विस टैक्स में भी आ गया है, तो वहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाती थी कि एक बार आपने टैक्स पे कर दिया, आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको क्रेडिट मिल जाएगा टैक्स का। लेकिन परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर जैसे सर्विस टैक्स और एक्साइज में था, लेकिन गुड्स के ऊपर नहीं था ऐसा सिस्टम। यहाँ वो कह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको स्मूथली मिल जाएगा, कॉन्टीन्यूसली मिल जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब ट्रांजेक्शन होता है ना तो एक स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो यहाँ पे वो कहते हैं क्या ये टैक्सेबल थी? यस, ये सारे टैक्स स्टेट्स में टैक्सेबल है और यहाँ कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सो आपने देखा कि कितने सारे वैट में और जीएसटी में डिफरेंसेस हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं, दैट इज़ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या है? कुछ मेंबर्स का एक ग्रुप है जिसमें एक चेयरपर्सन होगा, और इसका निर्माण, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो बनाया गया है वो प्रेसिडेंशियल पावर की से बनाया गया, और प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया जीएसटी काउंसिल 15 सितंबर 2016 को। इसमें इस तरीके से मेंबरशिप है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा वो इसका चेयरमैन रहेगा, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस ये इनके मेंबर होंगे, और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, यानी कि एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे चेयरमैन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होंगे वो इंचार्ज ऑफ फाइनेंस वो होंगे मेंबर, और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस या टैक्सेशन वो भी मेंबर रहेंगे। ठीक है, तो इस काउंसिल का मतलब क्या है और क्या काम है, क्या काम करती है, जीएसटी काउंसिल क्यों बनाई गई है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जीएसटी काउंसिल डेफिनेटली कुछ फंक्शंस प्ले करती है, वो क्या क्या हैं, वो कुछ रोल है इसका, वो देख लेते हैं। जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिए हैं यूनियन को, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या करने के लिए, जैसे टैक्सेस, सेस एंड सरचार्ज जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा उसके, और कौन कौन से ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे जो जीएसटी में सब सम यानी कि मर्ज हो जाएंगे। दूसरी बात, गुड्स एंड सर्विसेज जो ऐसी कौन कौन सी हैं जिन पर टैक्स जो टैक्सेबल हैं और कौन सी ऐसी हैं जो एग्जम्प्टेड हैं, यानी कि जीएसटी काउंसिल का काम है बताना। उसके बाद वो कह रहा है कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं कुछ और अल्कोहल है, तो पेट्रोलियम जो है अभी फ़िलहाल इसके दायरे से बाहर है, लेकिन जीएसटी काउंसिल का ही काम है कि वो डिसाइड करेगी कि किस डेट से जीएसटी इस पर लागू होना स्टार्ट होगा। फिर जीएसटी लॉज, प्रिंसिपल्स, यानी कि किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा, क्या प्रिंसिपल होंगे, आईजीएसटी को हम किस तरीके से बांटेंगे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो सारी चीज़ें भी गवर्न करेगा, उसको एडजस्ट जो उसका एक रूल्स फिक्स करेगा वो भी जीएसटी काउंसिल की करेगी। थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी क्या लिमिट रहेगी टर्नओवर की, मतलब आपका जीएसटी कहाँ तक एग्जम्प्ट होगा, यानी कि कितनी टर्नओवर के बाद जीएसटी लगना स्टार्ट होगा।
रेट्स, कौन कौन से जीएसटी के रेट्स रहेंगे, जैसे 0, 5, 12, 18, 28, तो ये रेट्स बताने वाला भी जीएसटी काउंसिल ही है। कोई भी ऐसा स्पेशल रेट या रेट्स पर्टिकुलर पीरियड के लिए जिसमें अगर एडिशनल रिसोर्सेज या एडिशनल रिवेन्यू की ज़रूरत पड़े सरकार को तो क्या लगा सकती है। एनी अदर मैटर, जो भी जीएसटी को लगे कि वो इम्पॉर्टेंट है तो वो डिसाइड कर सकती है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल एक मैकेनिज़्म सेट करेगी, एक सिस्टम सेट करेगी जो किसी भी तरह के डिस्प्यूट, कोई भी झगड़ा होता है, कोई अपील करना है किसी टैक्स पेयर को, तो उसके लिए वो डिस्प्यूट जैसे गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में या गवर्नमेंट और एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में हो सकता है, या स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में हो सकता है, या दो से स्टेट्स की रिकमेंडेशन अलग हैं, और मतलब एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट है पार्टीज़ के बीच में तो उसको सेटलमेंट के लिए भी एक मशीनरी जीएसटी काउंसिल तैयार कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है जीएसटी नेटवर्क। तो जीएसटी नेटवर्क क्या चीज़ है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, ये एक तरीके से नॉन गवर्नमेंट कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, और इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 28 मार्च 2013 को। नॉन प्रॉफिट भी है और नॉन गवर्नमेंट भी थी, यानी प्राइवेट लिमिटेड थी, नॉट फॉर प्रॉफिट। इसमें जैसे गवर्नमेंट का स्टेक क्या था, गवर्नमेंट 24.5%, सेंट्रल गवर्नमेंट का 24.5% ही स्टेट गवर्नमेंट का, और 51% जो है वो जैसे प्राइवेट बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, इनका रहेगा स्टेक। तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि 51% जो है स्टेक जो है वो प्राइवेट हाथों में रहेगा। ये था इनिशियल मामला, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये डिसाइड किया गया कि अब इसको पूरी तरह से 100% गवर्नमेंट कंपनी बना दिया जाए। ठीक है, तो ये ऐसा डिसीजन जो है 4 मई 2018 को हुआ। उसके अलावा जीएसटीएन क्या करता है, जीएसटीएन प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चरल, कौन सा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, टैक्स पेयर को, ताकि जीएसटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन किया जा सके। आप देख सकते हैं एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, जीएसटीएन सेंटर में है, ये रजिस्ट्रेशन भी कर रहा है, ये अपील भी देख रहा है, ये ऑडिट भी कर रहा है, ये रिफंड्स का भी बात, ये सेटलमेंट कर रहा है, इंटरस्टेट गुड्स के ऊपर भी लागू हो रहा है, ये रिटर्न्स और चालान, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जीएसटीएन के दायरे में आती हैं। तो अगर आपसे फंक्शन पूछे जाएं तो आप फंक्शंस में भी यही बातें डिस्कस कर सकते हो कि जीएसटीएन का क्या काम है, रजिस्ट्रेशन को इजी बनाना, फैसिलिटेट करना, और जो भी टैक्स पेयर की रिटर्न्स हैं उनको फॉरवर्ड करना, यानी कि जो टैक्स पेयर रिटर्न भरते हैं, स्टेटमेंट भरते हैं, उसको सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ के पास भेजना, कंप्यूट करना एंड सेटलमेंट करना आईजीएसटी, और जो है वेरियस एमआईएस मींस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो पर्टिकुलर टैक्स पेयर्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसको भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजना, जो टैक्स पेयर की रिटर्न के आधार पर बनाई जाती हैं, और मैच करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो मसला है जिसमें कब इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाना है, कितना दिया जाना है, वो सारी चीज़ें भी मैनेज करना, ये जीएसटीएन का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे जीएसटीआईएन के बारे में। अभी तक हमने बात की थी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, राइट, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे जीएसटीआईएन के बारे में, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस तरीके से एक स्टूडेंट को क्लास में एक रोल नंबर इशू किया जाता है, राइट, और अगर आप कॉलेज में हैं और आप देखेंगे कि आपका कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होता है, राइट, तो जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाएगा, जो एक यूनिक नंबर होगा, हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा, कोई भी 2 स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लास में 2 रोल नंबर सेम नहीं हो सकते। तो ये क्या है, ये आपके लिए एक आइडेंटिफिकेशन है, ये आपकी पहचान है। आपके नाम से तो बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं ना, लेकिन एक रोल नंबर से या एक रजिस्ट्रेशन के नंबर से या जो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है वो यूनिक ही रहेगा।
ओके। जिस तरीके से आजकल आप देखते हो आधार नंबर होता है, या हम अगर टैक्स पेयर हैं तो हमें एक पैन मिलता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये इनकम टैक्स पेयर को मिलता है, ठीक है। तो सिमिलरली जीएसटी के लिए भी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है। बिना इस नंबर की मदद के हम लोग जीएसटी के कामकाज को नहीं चला सकते। तो अब सभी बिजनेस एंटिटीज़ जो रजिस्टर्ड होती हैं जीएसटी के अंतर्गत, उन्हें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा जिसका नाम होगा GSTIN। ओके। पहले क्या था कि वैट के अंतर्गत जो है एक नंबर तब भी दिया जाता था, उसका नाम होता था यूनिक टिन नंबर, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग जो है, मान लीजिए आप कई तरह के कामकाज कर रहे हैं, जैसे सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ सर्विस, जैसे अब यहाँ ये तो मैंने बताया यूनिक टिन नंबर ये गुड्स के लिए था। अगर आप सर्विसेज के कामकाज में हैं या सर्विस टैक्स भरते हैं तो उसके लिए भी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत होती थी, दैट इज़ CBITC, क्योंकि सर्विस टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम इस तरीके का एक नंबर प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। ओके। तो पहले में थोड़ा सा दिक्कत ये थी कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर प्रोवाइड किए जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है। जीएसटी में बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस मर्ज हो गए हैं, जिसकी वजह से सिंगल एंटिटी के अंतर्गत हम आ गए हैं, तो हमें एक ही नंबर से हम सारे कामकाज चला सकते हैं। तो एक सिंगल नंबर एंड यूनिक नंबर फॉर एवरी पर्सन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी के दायरे में आता है। ये क्यों एक ही नंबर की बात हम कर रहे हैं, ताकि स्मूथ रहे। अब हम हर बार अगर हमारे पास मान लीजिए एक ही पर्सन को आप 5 नंबर प्रोवाइड कर देंगे तो मतलब उसमें क्या होता है कि इजी नहीं रहेगा, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहेगा, सरकार को भी दिक्कत आएगी, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी प्रॉब्लम आएगी आइडेंटिफिकेशन में। तो क्यों ना एक ही नंबर दिया जाए ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो, हमारा जो है हमारा टैक्स पेयर भी इजी और कंफर्टेबल फील करे, और एक तरह से इस तरह की कोई भी फर्दर डिफ़िकल्टी ना आए। अब ये जो GSTIN होता है, ये क्या मतलब किस तरीके से बनाते हैं, इसमें क्या होता है कि एक तो ये है कि हर पर्सन को एक ही नंबर दिया जाएगा। स्टेट वाइज पैन बेस्ड है ये। हर पर्सन जिसके पास पैन है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, तो स्टेट वाइज स्टेट के आधार पर ये दिया जाता है, ठीक है। जो GSTIN होता है वो स्टेट के आधार पर दिया जाता है और पैन के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये 15 डिजिट का नंबर होगा, 15 डिजिट का, ठीक है। अब इसमें ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है। इसमें आप देखोगे कि आप डिजिट्स भी इस्तेमाल करोगे 0 से 9 तक, और अल्फ़ाबेट्स A to Z तक भी इस्तेमाल होंगे। 1 to 9 और अल्फ़ाबेट्स भी इस्तेमाल होंगे हमारे, ठीक है। अब देखना कि GSTIN क्योंकि 15 डिजिट का है, तो पहले 2 डिजिट जो होंगे वो उस स्टेट के होंगे जिस स्टेट में आप काम कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो, और उस स्टेट का जो कोड है, हर स्टेट को एक कोड दिया गया है, जो कि सेंसस जब होता है ना उसके दौरान जो है, लास्ट सेंसस के दौरान जो कोड दिया गया होगा वो कोड, जैसे महाराष्ट्र का 27 कोड है, ठीक है, बिहार का 10 कोड है। तो लास्ट में सेंसस कब हुआ है? 2011 में हुआ है, ठीक है। तो 2011 के आधार पर जो हर स्टेट को कोड दिया गया है वो कोड आपने सबसे पहले लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है अगले 10 डिजिट आपका पैन नंबर होगा। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, राइट। तो ये 10 डिजिट का होता है, ठीक है। तो आपने पहले तो 2 कोड लगाने हैं स्टेट के और बाकी 10 डिजिट लगाने हैं पैन के। कितने हो गए? 12। अब आ गया 13 डिजिट। 13 यानी कि 13वां जो डिजिट होगा वो होगा कि आप एक एंटिटी, एक पर्सन, एक टैक्स पेयर ने कितने रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं, ठीक है, एक स्टेट के अंतर्गत। यहाँ पे कितने नंबर नहीं बोल रही हूँ मैं, कितने नंबर तो एक ही मिलेगा। रजिस्ट्रेशन आप कहीं करवा सकते हो, ये ध्यान में रखना। तो रजिस्ट्रेशन जो है एक पर्सन एक से ज़्यादा करवा सकता है। तो अगर एक से ज़्यादा आपने करा रखे हैं, मतलब 2 करा रखे हैं, तो 13 डिजिट जो होगा उसके ऊपर जो है आप 2 लिख दोगे। और अगर आप मान लीजिए आपने 10 रजिस्ट्रेशन करवा रखे हो तो फिर 10 तो नहीं लिख पाओगे, फिर A to Z लिखना स्टार्ट करना है। मान लीजिए
एक है तो एक लिखोगे, 4 है तो 4 लिखोगे, 9 है तो 9 लिखोगे। उसके बाद 10वें की बारी आएगी तो फिर ए से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। देन ए टू जेड, तब अब ए टू जेड से स्टार्ट करेंगे, ओके। नेक्स्ट जो आ रहा है 13वां डिजिट क्लियर हो गया हमारा। अब बात करेंगे 14th डिजिट की। 14 मतलब 14वां डिजिट, ये बाय डिफ़ॉल्ट जेड ही होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये हमेशा जेड रहेगा 14वां डिजिट, ठीक है। अब रह गया 15वां यानी कि लास्ट डिजिट। तो अगर आपके यानी कि टैक्स पेयर या जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके कोई भी प्रॉब्लम जो है जो सॉर्ट आउट करनी हो, कल को ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक नंबर दिया जाता है जो एरर्स को डिटेक्ट करेगा, जो मिस्टेक्स को डिटेक्ट करेगा, वो 15वां नंबर जो है वो होगा। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल से यहाँ बता देती हूँ। आप देखो GSTIN का फॉर्मेट कैसे बनाना है। पहला 2 स्टेट कोड, 22 किसी स्टेट का कोड रहेगा, और परमानेंट अकाउंट नंबर आपने देखो 10, 2, 4 और 6 और इस तरीके से 10 डिजिट का आपका पैन होता है, ठीक है। और एक ये आप एक इस पर्सन ने एक ही रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, इसलिए यहाँ 1 लिख दिया। उसके बाद जेड, ये 14वां डिजिट जो है बाय डिफ़ॉल्ट जेड रहेगा। और 5वां नंबर है जो 15th डिजिट है वो है 5। ये इस पर्सन को एक कोड दिया गया है कि अगर इसकी किसी भी चीज़ को लेकर कोई एरर आता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग 5 एक आइडेंटिफिकेशन देंगे। तो ये कुल मिलाकर 15 डिजिट आपके हो गए, राइट। अब हम बात करेंगे कि क्या जो पुराने बिजनेसमैन थे, ऑब्वियसली वैट पहले था तो अब GST एकदम आ गया, तो GSTIN कैसे प्रोवाइड करोगे। जिनके पास वैट के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, टिन नंबर था, तो उनको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। हाँ, उनको क्या करेंगे, उनको 6 महीने का टाइम ज़रूर मिलेगा, ठीक है। दे कैन गेट प्रोविजनल GSTIN फ्रॉम GST पोर्टल। अभी हम GST पोर्टल के पर भी जाएंगे कि वो क्या चीज़ होती है। GST पोर्टल से आपको एक प्रोविजनल GSTIN एक्चुअली GSTIN हो गया ना, गुड्स एंड सर्विसेज, फिर टैक्स TIN टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वैट में टिन वर्ड यूज़ होते थे, यहाँ हम GSTIN करते हैं यूज़, ठीक है। तो GST पोर्टल से आपको एक प्रोविजनल नंबर मिल जाएगा, उस पर्सन को मिलेगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वैट में, उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, वैलिडिटी 6 महीने की रहेगी। इन बिटवीन आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे अपना GST में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो ये प्रोसीजर रहेगा GSTIN का, राइट। तो आज हमने बात की एक तो वैट और GST के डिफरेंस की, फिर हमने बात की GST काउंसिल क्या होती है, क्या इसके फंक्शंस हैं, फिर हमने डिस्कस किया GST नेटवर्क और GST नेटवर्क के फंक्शंस क्या हैं। नेक्स्ट हम गए GSTIN पे कि ये क्या नंबर है और ये किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है और इसका क्या स्ट्रक्चर है। So I hope you got my point. Thank you so much. Bye bye and take care.